रात वो बच्चा गायब हो गया तो वो पागल हो गई। लेकिन वो बच्चा गायब कैसे हुआ? सुना है कि नर्सिंग होम वालों ने उस बच्चे को किसी को दे दिया। अच्छा, इस आग में डॉक्टर शर्मा और उनका परिवार कहीं? नहीं साहब, वो लोग तो बच गए, मगर उस हादसे के बाद ये बस्ती हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मुझे पता था तुम मुझसे आकर पूछोगे कि मैं उस रात जंगल क्यों गया था। पर मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी ये बात भी सच निकली। आप उनके दोस्त हैं और वो बच्चा आपके। कैसे मान लूं ये सब मैं अपने बच्चे के बारे में? कैसे मान लूं कि ये सब सच है? शायद तुम मुझे समझ सको। तुम अपने बाबा के साथ रहती हो जो 12 साल से इस कंडीशन में है, लेकिन तब भी तुमने उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है। मैंने अपने बेटे को 12 साल से पाला पोसा है, उसे बड़ा किया है, उसे चाहता हूं, बेहद प्यार करता हूं उसे। सिर्फ इस तरह की बातों के लिए मैं उससे अपना मुंह मोड़ लूं? नहीं बेटी, मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है जो इस तरह की हर बात को मानने से इनकार करता है। बाबा को इस बात का गिल्ट है कि उनकी वजह से वो बच्चा आपके पास है और उनकी वजह से उनके सबसे अच्छे दोस्त का नुकसान हो सकता है। शायद यही उनकी इंस्टेबिलिटी का मेन कारण है। जरूरी तो नहीं कि डॉक्टर शर्मा ने आज तक जो भी कुछ कहा वो सब सही है। ये भी तो हो सकता है कि जब उनका हॉस्पिटल जल गया, जब उनके साथी और दोस्त जलकर मर गए, उनकी बीवी गुजर गई, तो इन हादसों ने डॉक्टर शर्मा के दिमाग पर बहुत गहरा असर किया होगा। इसीलिए ये सारी चीजें वो मेरे बच्चे से जोड़ते हैं। ये भी तो हो सकता है कि नहीं? अंकल, मैं तो यही चाहूंगी कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच हो, किसी मासूम पर आंच ना आए और आप खुशी खुशी घर जाइए। कैसे फेस करूंगा अपने बच्चे को ये सारी बातें सुनने के बाद? वो तो बच्चा है, उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा? वहां शहर में हत्याएं हुई, पुलिस तहकीकात कर रही है, मेरे बच्चे पर शक किया जा रहा है और उसी शक को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया था कि शायद शक दूर हो जाए, लेकिन शक दूर नहीं हुआ और गहरा हो गया है। कल अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा? वो टूट जाएगी। जितना प्यार वो उससे करती है मैं जानता हूं मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे सामने तो अब अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है। हिम्मत रखिए, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आई होप सो। जब भी मैं अपने बेटे को देखता हूं तो बस यही सोचता हूं, क्या एक मासूम सा छोटा सा प्यारा बच्चा ये सब कर सकता है जो पुलिस इस पर इल्जाम लगा रही? नहीं, क्या इसके नन्हे हाथ किसी का खून कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा बच्चा दूसरों से अलग जरूर है, लेकिन ये अलग क्यों है यही जानने मैं यहाँ आया हूँ। और जब ये मुझे जानकारी मिली कि ये इंसान नहीं है तो मैं तो एकदम टूट सा गया, डिस्टर्ब हो गया हूं मैं बेटी। लेकिन आजकल इस मॉडर्न जमाने में इस तरह की बातों को तूल देना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो जो पुलिस वाले आए थे सिर्फ यही जानने आए थे कि वो बच्चा भेड़िए का है। क्या मुझसे पहले भी यहाँ कोई आया था? जी हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर और जर्नलिस्ट रूबी। अच्छा, तो वो लोग यहाँ भी पहुंच गए। अब तो बात बहुत आगे बढ़ रही है। अंकल, आप ठीक तो है ना? पानी लाओ आपके लिए। नहीं बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भीतर जाओ और देखो अपने पापा का ख्याल रखना। आइए। अरे सुनिए, देखिए कौन आए हैं। अरे सुनिए तो, देखिए कौन आए हैं। जल्दी आइए। रवि भाई साहब। प्रदीप,
जीते रहो। कितने सालों बाद खबर ली आपने? अरे भाई साहब, आप अकेले आए हैं? सुधा भाभी कहाँ है? आपका बेटा कहाँ है? लगता है भाई साहब आप हम लोग को भूल गए हैं। माला, भाई साहब आए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम करो, बहुत टाइम मिलेगा शिकायतों के लिए। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं लाती हूँ। आइए भाई साहब, प्लीज। मुझे खबर कर देते, मैं आपको लेने स्टेशन आ जाता। बस सडनली प्रोग्राम बन गया प्रदीप। किसी जरूरी काम के लिए डॉक्टर शर्मा से मिलना बहुत जरूरी हो गया था। डॉक्टर शर्मा? लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ प्रदीप। उनकी हालत के बारे में तो मुझे यहाँ पर आकर पता चला। कभी खबर ही नहीं दी तुमने? भाई साहब, जिस दिन आप बच्चे को गोद लेके यहाँ से गए थे, डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम उसी रात जलकर खाक हो गया। डॉक्टर शर्मा तो पागल से हो गए। बहुत से लोगों की जानें गई थी। पुलिस बहुत पूछताछ कर रही थी। मैंने सही नहीं समझा कि इस बात की खबर आपको दी जाए या आपका नाम भी लिया जाए। लेकिन क्यों? धौलपुर में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ के लोगों को आप जानते हैं, हर चीज को प्रकोप के रूप में देखते हैं। अजीब अजीब किस्से कहानियां सुनाई दे रहे थे। मैंने सोचा इन सब बातों से आप दूर रहें तो बेहतर है। भाई साहब, क्या हमारा मन नहीं करता सुधा भाभी से मिलने का? आपका बेटा भी तो अब 12 साल का हो गया होगा, आप उसे क्यों नहीं लेकर आए? माला, रवि भाई साहब हमसे मिलने नहीं आए, ये तो डॉक्टर शर्मा से मिलने आए हैं। प्रदीप, कभी हुआ है ऐसा कि मैं धौलपुर आया हूँ और बगैर तुम लोगों से मिले चला गया? वो तो एक अरसा हो गया भाई साहब। बच्चे का नाम क्या रखा है? राहुल। राहुल? बिल्कुल भगवान का रूप होगा। सुधा भाभी ने उसे सर्वगुण संपन्न बनाया होगा। भाई साहब, कभी धौलपुर उन्हें भी लेकर आइए ना। डॉक्टर शर्मा तो भाई साहब, जिस काम के लिए आप आए हैं वो तो हुआ नहीं होगा। मुझे हुक्म दीजिए, बताइए क्या करना है। नहीं, कुछ नहीं, बस अब मैं लौट जाऊंगा। समझती हूँ भाई साहब, अपने एक अच्छे दोस्त की हालत को देखकर आपका मन बहुत खराब हुआ होगा। पता नहीं भगवान भी उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं। शायद शैतान भी किसी का इतना बुरा हाल नहीं करता होगा। मैंने कहा था इनको कि आपको खबर कर दें, पर यहाँ पर पत्रकार रोज एक एक नई कहानियां छाप रहे थे। और जानते हैं भाई साहब, एक पत्रकार को तो ये भी मालूम हो गया था कि जिस दिन नर्सिंग होम में आग लगी थी, उस दिन आप एक बच्चा वहां से लेकर गए थे। और जानते हैं भाई साहब, एक पत्रकार को तो ये भी मालूम हो गया था कि जिस दिन नर्सिंग होम में आग लगी थी, उस दिन आप एक बच्चा वहां से लेकर गए थे। पत्रकार मेरा दोस्त था, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने उससे कहा, खामखा आप लोगों की अटकलों में भाई साहब परेशान हो गए। ठीक किया तुमने प्रदीप। ये प्रेस वाले तो एक छोटी सी बात को धारावाहिक कहानी बना देते हैं। जी हाँ, बेकारी भाभी और राहुल पर इसका असर पड़ता। भाई साहब, मैं तो तरस गई हूँ आपके चांद के टुकड़े को देखने के लिए। आपने उसे कभी बताया है कि उसके चाचा चाची धौलपुर में रहते हैं? माला, जब मैं उसे धौलपुर लेकर आऊंगा तो तुम खुद उसे पूछ लेना। भाई साहब, एक लड़की यहाँ पूछताछ करने आई थी। यहाँ? तुमसे? कौन? मुझसे नहीं भाई साहब, एक रूबी गुजराल नाम की लड़की मेरे पत्रकार दोस्त से मिली थी। उसी नर्सिंग होम के हादसे के सिलसिले के बारे में, लेकिन वो खास तौर से किसी बच्चे के बारे में जानना चाहती थी। उस पत्रकार ने बातों ही बातों में पक दिया कि आप उस नर्सिंग होम से बच्चा गोद लेके गए थे। ओह, तभी। और मैं तब से यही सोच रहा था कि डॉक्टर शर्मा ने यह गलती की है, क्योंकि हम लोगों ने आपस में तय किया था कि हम इस राज को आखिर तक राज ही रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि राहुल को किसी भी तरह से पता चले कि वो मेरा असली बेटा नहीं है। भाई साहब, मैंने बहुत डांटा उस पत्रकार को कि जब वो इतने साल चुप रहा, आप क्यों पक दिया? वो रूबी गुजराल तो अभी भी यही है, पता नहीं क्या तलाश कर रही है वो तो डॉक्टर शर्मा के यहाँ भी गई थी। क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोल रही है वो? देखना, वो यहाँ भी आएगी। भाई साहब, मैं उसे इस दहलीज पर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी।
उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ माला, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। लेकिन भाई साहब, वो जानना क्या चाहती है? कुछ नहीं प्रदीप, फिजूल की बातें। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, खाना खाकर जाइए। नहीं माला, आज नहीं, और कभी। इतने अरसे बाद आए हैं, साथ में मिलकर खाना खाएंगे तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। खुशी तो मुझे बहुत हुई है यहाँ आकर, और इससे भी ज्यादा ये जानकर कि मेरे दोस्त डॉक्टर शर्मा ने मेरे बेटे के राज को अब तक राज रखा। मैं चलता हूँ, नमस्कार। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। पापा कहाँ गए? वो ढोलपुर गए हैं। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो ढोलपुर क्यों गए? बेटा, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए जाना पड़ा। नहीं माँ, उन्हें मेरी फिक्र नहीं है। क्या मैं पापा का बेटा नहीं हूँ? क्या मेरी बीमारी से ज़्यादा ज़रूरी उनका काम है? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं तो वो मुझे छोड़कर ढोलपुर नहीं जाते। इस वक्त? क्या बात है, आप इतना परेशान लग रहे हैं? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं बस किसी भी तरह से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के असली माँ बाप कौन है। देखो, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मुझे मेरी समस्या का हल ढूंढने में बहुत आसानी होगी। बच्चे के बाप के बारे में शायद कोई नहीं बता पाएगा, पर मैं माँ के बारे में जानती हूँ। कौन है वो? मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? दरअसल वो नर्सिंग होम के साथ जलकर मर गई। कुछ नहीं जानती? कौन थी, कहाँ से आई थी, कुछ भी? दरअसल बात ऐसी थी, एक रात माँ और बाबा संगरोली से वापस आ रहे थे और 50 किलोमीटर के बाद जंगल से बाबा को एक चीख सुनाई दी। उन्होंने गाड़ी रोक ली और माँ के मना करने के बाद भी वो उस घने जंगल में बिना डरे चले गए और आधे घंटे बाद लौटे। बाबा के साथ वो लड़की और उसका नवजात शिशु था और उन्हें उस नर्सिंग होम में रख लिया गया। वो जंगल का रास्ता किस तरफ है? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर वो संगरोली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब वहाँ रोड बन चुकी है और जंगल पुरानी सड़क की तरफ है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि डॉक्टर शर्मा को वो लड़की जंगल से मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भाई साहब, ओ भाई साहब, संगरोली चलोगे? हाँ बिल्कुल चलूंगा, लेकिन पहले तेजपुर जाऊंगा, फिर तेजपुर से संगरोली। क्यों? इतना लंबा रास्ता क्यों? वैसे भी मुझे संगरोली नहीं जाना है। ढोलपुर संगरोली रोड पर संगरोली से 50 किलोमीटर पहले जाकर वापस आ जाना बस। ठीक है, सीधा सीधा चलते हैं, लेकिन पूरे 2500 लूंगा। 2500 रुपए? इतने ज्यादा पैसे? वो जगह है ही कितनी दूर? सवाल दूरी का नहीं है बाबूजी, खतरे का है।
मैं तो बोलूं ए वक्त आपको कोई लेके जावे नहीं। वैसे भी संगरोली कोई जाना नहीं चाहे। अगर कोई जाता तो सुबह सुबह जाता और शाम होने से पहले पहले वापस आ जाता। ऐसी क्या बात है कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता? क्या खतरा है वहाँ? एक अनजाना खतरा जिसने उस रास्ते पर चलने वाले लोगों के मन में खौफ भर दियो है। वहाँ गड्डी अचानक खराब हो जाती है, वो शीशे टूट जाते हैं, अजीब अजीब से एक्सीडेंट होते हैं। पिछले 12 सालों में ना जाने उस रास्ते पर चलने वाले कितने लोगों की मौत हो गई और कितने गायब हो गए। 12 साल 12 साल पहले डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम चला। 12 साल पहले वो पागल हुए थे। 12 साल पहले जहां से वो बच्चा लाए थे वहां इतना खौफ फैला हुआ है। क्यों बाबूजी, पड़ गए ना सोच में? ये सच जानकर अच्छे अच्छे घबराकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारी ये सब बातें सुनकर तुम्हारे 2500 की मांग वाजिबी है। चलो मैं ठीक। तन्वी की कहानी डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक के बाहर मिले वो फुटप्रिंट्स, औरत के जो भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहानी के पर्दे एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये केस उलझते ही जा रहा है। तन्वी की कहानियां सुनी सुनाई हैं, हियर से। अगर उनमें सच्चाई खोजनी है तो हमें संगरौली के जंगलों में जाना पड़ेगा। पर कहानी में सच्चाई तो है ही, राइट? रूबी, अगर हम सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि राहुल भेड़िए का बच्चा है तो 12 साल पुरानी घटना का उस जंगल में कोई सबूत नहीं बाकी रहा होगा। लेकिन हमें सिर्फ ये साबित नहीं करना है, कुछ तो है। राहुल, वो गुफाएं, अब संगरौली का जंगल, ये कड़ियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। इनमें सच्चाई खोजना अब बेहद जरूरी हो गया। नहीं, फॉरेस्ट तो जाना ही है, उसमें दो राय नहीं है। पर ऑफिसर, इतना बड़ा जंगल है, वो एग्जैक्ट स्पॉट कैसे मिलेगा? शुरुआत कहाँ से करेंगे? अगर उस जंगल में कुछ है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से जाकर मिलते हैं, जंगल पहुँचने के लिए उनकी डिपार्टमेंट की मदद लेते हैं। What do you think? Yeah, that's a good start, yeah. Let's go.